नमस्कार और द डीप डाइव के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो बताती है कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चलता है। जॉन मदीना की ब्रेन रूल्स। हमारे पास इस किताब की एक समीक्षा है और कुछ ज़रूरी नियम, उनके उद्धरण भी हैं। हाँ, और ये किताब ना जो न्यूरोसाइंस की मुश्किल सी दुनिया है उसे हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ने की एक अच्छी कोशिश है। मदीना खुद एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, मतलब आणविक जीव विज्ञानी, और वो हमें समझाते हैं कि भाई हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है और फिर हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी लर्निंग, प्रोडक्टिविटी, इन सबको बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये नहीं कि हम नियम पढ़ दें, बल्कि उनके पीछे का क्यों वो समझना है और ये देखना है कि ये सारे नियम मिलकर हमारे सीखने, काम करने, यहाँ तक कि जीने के तरीके के बारे में क्या कुछ बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से? उस चीज से जो शायद दिमाग का बिल्कुल बेस है, हमारा शरीर। पहला नियम, व्यायाम दिमागी शक्ति बढ़ाता है। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। अब ये तो हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज शरीर के लिए अच्छी है, पर दिमाग के लिए ये कितनी जरूरी है? क्या ये सिर्फ ब्लड फ्लो वाली बात है या कुछ और भी है? वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, जब हम कसरत करते हैं, खासकर एरोबिक वाली, तो दिमाग में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है और ये न्यूरॉन्स के लिए, मतलब दिमाग की कोशिकाओं के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक्सरसाइज से एक प्रोटीन बढ़ता है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसको कभी-कभी दिमाग के लिए चमत्कार वाली खाद भी कहते हैं। ये नए न्यूरॉन्स बनाने और पुराने वालों के बीच कनेक्शन मजबूत करने में मदद करता है। अच्छा, मतलब व्यायाम सच में दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है, ये सिर्फ महसूस होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, ये फिजिकल लेवल पर होता है। मदीना बताते हैं कि कैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बेहतर बनाती है, जैसे प्लानिंग करना, ध्यान लगाना, चीजें याद रखना, ये सब। और कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि इससे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो वो जो कहावत है ना, फिट शरीर तेज दिमाग, वो सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसके पीछे पक्के बायोलॉजिकल कारण हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। और शरीर से जुड़ी एक और चीज है जो दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है, नींद। 7वां नियम कहता है, अच्छी नींद अच्छी सोच। स्लीप वेल, थिंक वेल। कई लोग सोचते हैं कि नींद बस शरीर को आराम देने के लिए है, लेकिन मदीना कहते हैं कि ये दिमाग के लिए एक बहुत एक्टिव और जरूरी प्रोसेस है। क्या होता है नींद में दिमाग के अंदर? हाँ, आप नींद को दिमाग की हाउसकीपिंग समझ सकते हैं, मतलब साफ सफाई और रख रखाव का टाइम। जब हम सोते हैं, खासकर गहरी नींद में, तो दिमाग दिन भर में जो भी सीखा है, जो भी जानकारी मिली है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, कंसोलिडेट करता है, मतलब कच्ची यादों को पक्की लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलता है। और इसके अलावा नींद के दौरान दिमाग अपने अंदर जमा हुए जहरीले पदार्थ, टॉक्सिन्स, उन्हें भी साफ करता है। ये टॉक्सिन्स दिन भर की दिमागी एक्टिविटी से बनते हैं। तो अगर नींद पूरी ना हो तो इसका मतलब सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि सीखने और याद रखने की एबिलिटी पर सीधा असर। हाँ, और असर काफी गहरा हो सकता है, मामूली नहीं। नींद की कमी से हमारा ध्यान लगाने की क्षमता कम होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मुश्किल हो जाती है, क्रिएटिव सोच पर असर पड़ता है, यहाँ तक कि हमारा मूड, हमारा इमोशनल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। मदीना तो इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि लगातार कम नींद लेना दिमाग के परफॉर्मेंस के लिए उतना ही बुरा हो सकता है जितना कि मान लीजिए नशे में होना। और एक मजेदार बात यह है कि रेगुलर व्यायाम अक्सर नींद की क्वालिटी सुधारने में भी मदद करता है। तो ये नियम आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक जरूरी कनेक्शन है। व्यायाम और नींद दिमाग को बेहतर बनाते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी तो सच है। 8वां नियम हमें एक तरह से चेतावनी देता है। तनावग्रस्त दिमाग उसी तरह नहीं सीखते। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनाव तो हम सब महसूस करते हैं, पर यह सीखने की प्रक्रिया को कैसे रोकता है? देखिए, यहाँ थोड़ा फर्क करना जरूरी है। एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मतलब थोड़ी देर का तनाव, और एक होता है लंबा चलने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस। थोड़ा तनाव, जैसे एग्जाम से पहले की घबराहट, वो तो शायद हमें मोटिवेट भी कर दे। लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है, महीनों सालों तक, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। और ये हार्मोन अगर लंबे समय तक ज्यादा रहे तो ये दिमाग के कुछ हिस्सों को, जैसे हिप्पोकैम्पस, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। और हिप्पोकैम्पस ही वो हिस्सा है जो नई यादें बनाने और सीखने के लिए बहुत जरूरी है। ओह, यानी जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा दिमाग नई जानकारी लेने और उसे याद रखने में कमजोर पड़ जाता है। हाँ, बेसिकली यही होता है।
क्रॉनिक स्ट्रेस की हालत में दिमाग एक तरह से सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसका सारा ध्यान आसपास के खतरों से निपटने पर होता है, ना कि कुछ नया सीखने या क्रिएटिव सोचने पर। इसीलिए मदीना कहते हैं कि सीखने का माहौल, चाहे वो स्कूल हो या ऑफिस, वहां इमोशनल सेफ्टी होनी चाहिए, तनाव कम होना चाहिए। जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, तभी उनका दिमाग सीखने के लिए सबसे अच्छी तरह काम करता है। तो हमने देखा कि फिजिकल चीजें, एक्सरसाइज, नींद, स्ट्रेस, ये दिमाग के काम करने पर कितना गहरा असर डालती हैं। अब बात करते हैं कि जब दिमाग ठीक हालत में हो तो वो जानकारी को लेता कैसे है, याद कैसे रखता है। चौथा नियम कुछ ऐसा है जो हम सब ने महसूस किया होगा। हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। ये क्यों होता है? क्या हमारा दिमाग जानबूझकर बोरियत से बुझता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में हर पल इतनी जानकारी आ रही है जैसे बाढ़ आ गई हो। तो उसे ये चुनना पड़ता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। मदीना बताते हैं कि ध्यान खींचने और बनाए रखने के लिए जानकारी में कुछ बात होनी चाहिए। वो हमारे लिए ज़रूरी लगे, दिलचस्प लगे। हमारा दिमाग उन चीज़ों की तरफ अपने आप खींचता है जिनमें इमोशंस हों, कोई कहानी हो या कुछ नयापन हो। जो चीज़ें बोरिंग लगती हैं, उनमें अक्सर ये बातें नहीं होती। अच्छा, क्या इसका कनेक्शन उस दूसरे नियम से है जो कहता है कि उत्तरजीविता ने हमारे दिमाग को आकार दिया, सर्वाइवल शेप्ड आवर ब्रेन्स? मतलब क्या ध्यान का ये तरीका हमारे पूर्वजों के लिए सर्वाइव करने में मददगार था? बिल्कुल। सोचिए ना, हमारे जो पूर्वज थे, उनके लिए ये जानना कितना ज़रूरी था कि माहौल में क्या बदला है, क्या नया है, क्या कोई खतरा है या कोई फ़ायदे की चीज़ दिख रही है। जो चीज़ें स्थिर हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, यानी जो बोरिंग है, उन पर ध्यान देना तो एनर्जी की बर्बादी होती है। इसीलिए हमारा अटेंशन सिस्टम नई चीज़ों यानी नॉवेल्टी और इमोशनल चीज़ों यानी इमोशनल सिग्निफिकेंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। यही वजह है कि कहानियाँ इतनी असरदार होती हैं। वो इमोशंस जगाती हैं और जानकारी को एक याद रहने वाला कॉन्टेक्स्ट देती हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये दिमाग के काम करने का तरीका है। तो अगर हमें किसी का ध्यान खींचना है, चाहे क्लास में पढ़ाते हुए या कोई प्रेजेंटेशन देते हुए, तो सिर्फ फैक्ट्स देना काफी नहीं है। हमें उसमें भावनाएं और शायद कोई कहानी जोड़नी होगी। सही कहा। ध्यान एक लिमिटेड चीज़ है। मदीना का नियम हमें याद दिलाता है कि हमें इसे कमाना पड़ता है। जानकारी को इस तरह से पेश करना कि वो सुनने वाले के लिए पर्सनली मीनिंगफुल लगे, यही ध्यान बनाए रखने की चाबी है। ठीक है, मान लीजिए हमने ध्यान खींच लिया। अब उस जानकारी को दिमाग में टिकाए कैसे रखें? यहाँ आते हैं नियम 5 और 6। याद रखने के लिए दोहराएं, रिपीट टू रिमेंबर, और दोहराने के लिए याद रखें, रिमेंबर टू रिपीट। ये सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक जरूरी फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल। ये दोनों मेमोरी को मजबूत करने के दो अलग पहलू हैं, पर जुड़े हुए हैं। नियम 5, याद रखने के लिए दोहराएं, वो स्पेस्ड रेपिटेशन यानी अंतराल पर दोहराव की बात करता है। इसका मतलब है कि किसी चीज को एक बार में रटने के बजाय उसे थोड़े थोड़े टाइम गैप पर बार बार देखना या दोहराना। हर बार दोहराने से उस जानकारी से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस, वो रास्ते और पक्के होते जाते हैं। जैसे किसी रास्ते पर बार बार चलने से वो पगडंडी बन जाती है। बिल्कुल सही, एकदम सही मिसाल है। अब नियम 6, दोहराने के लिए याद रखें। इसमें एक और स्टेप जुड़ जाता है। ये सिर्फ जानकारी को पैसिवली देखने पर जोर नहीं देता, ये एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय रूप से याद करने पर जोर देता है। मतलब किताब बंद करके या नोट्स हटा के उस जानकारी को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करना। अच्छा, तो पहला नियम जानकारी को अंदर डालने जैसा है और दूसरा उसे बाहर निकालने जैसा। और ये बाहर निकालना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप जानकारी को याद करने के लिए जोर लगाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, तो ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि भाई ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसे सहेज कर रखो। ये पैसिवली बार बार पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार तरीका है मेमोरी को मजबूत करने का। देखिए, भूलना तो नेचुरल है। हमारा दिमाग लगातार पुरानी, कम जरूरी चीजों को हटाता रहता है, जगह बनाता रहता है। एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस इस भूलने की प्रक्रिया को रोकती है। वो जो कहते हैं ना, यूज इट और लूज इट, इस्तेमाल करो या खो दो, वो मेमोरी पर एकदम सटीक बैठता है। ये सीखने वालों के लिए तो बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। तो हमने दिमाग के रख-रखाव, व्यायाम, नींद, तनाव और सीखने के तरीकों, ध्यान, दोहराव, याद करना पर बात की। अब थोड़ा सा पीछे हटकर दिमाग के बेसिक डिजाइन को देखते हैं। हमने पहले नियम 2 का जिक्र किया था, उत्तरजीविता ने हमारे दिमाग को आकार दिया।
सर्वाइवल शेप्ड आवर ब्रेन्स, इसका सबसे बड़ा असर क्या रहा है? इसका सबसे बड़ा असर शायद ये है कि हमारा दिमाग एक तरह से पैटर्न पहचानने और भविष्यवाणी करने वाली मशीन जैसा बन गया है। हमारे पूर्वजों को माहौल को समझना पड़ता था, खतरों का अंदाजा लगाना पड़ता था, दूसरों के इशारे समझने पड़ते थे। सर्वाइवल के लिए सब जरूरी था। इसी वजह से हम कहानियों में मतलब ढूंढते हैं, चेहरे पहचानते हैं और दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग में मॉडल बनाते हैं। हमारी जो क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता है, यहाँ तक कि भाषा का विकास, वो सब इसी सर्वाइवल की जरूरत से जुड़ा है। और इसी डेवलपमेंट प्रोसेस का एक और नतीजा है नियम 3। हर दिमाग अलग तरह से जुड़ा होता है। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। ये सुनने में तो बड़ा कॉमन सेंस लगता है, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो काफी गहरे हैं। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है जिसके सामाजिक मायने भी हैं। हमारे जेनेटिक्स और हमारी जिंदगी के जो अनुभव होते हैं, उनका एक यूनिक मिक्स हर इंसान को मिलता है। इस वजह से हर व्यक्ति का दिमाग थोड़ा अलग होता है। वाकई में हम जानकारी को अलग तरह से प्रोसेस करते हैं, अलग स्पीड से सीखते हैं, हमारी ताकतें और कमजोरियां अलग अलग होती हैं। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम और कई ऑफिस वो अक्सर एक साइज सबके लिए फिट वाले मॉडल पर चलते हैं। बिल्कुल, और यही तो प्रॉब्लम है जिसकी तरफ ये नियम इशारा करता है। ये नियम हमें चैलेंज करता है कि हम इन व्यक्तिगत अंतरों को समझें और उनकी इज्जत करें। एजुकेशन में इसका मतलब हो सकता है कि अलग अलग टीचिंग स्टाइल इस्तेमाल हों, स्टूडेंट्स को अपनी रफ्तार से सीखने का मौका मिले। वर्क प्लेस में इसका मतलब हो सकता है कि लोगों को वो काम दिए जाएं जो उनकी स्ट्रेंथ से मैच करते हों और अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस को वैल्यू दी जाए। ये सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं है, ये ब्रेन साइंस के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो हमने मदीना के कुछ मुख्य नियमों पर काफी विस्तार से बात की। अब अगर हम उस समीक्षा को देखें जो हमारे सोर्स का हिस्सा थी, तो ओवरऑल किताब के बारे में क्या कहा गया है? इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या बताई गई है? समीक्षा इस बात को हाईलाइट करती है कि किताब की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो मुश्किल ब्रेन साइंस को बहुत आसान, समझने लायक और प्रैक्टिकल बना देती है। मदीना का लिखने का अंदाज कहानी जैसा है। वो ऐसे उदाहरण देते हैं जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, तो पढ़ने वाला जुड़ाव महसूस करता है। ये साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित है, लेकिन इसे इस तरह पेश किया गया है कि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में लागू करने के बारे में सोच सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई प्रोफेशनल हो या पेरेंट हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और बैलेंस के लिए क्या समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र था, कुछ आलोचना? हाँ, कुछ छोटी मोटी आलोचनाएं भी थीं। जैसे कुछ पढ़ने वालों को लग सकता है कि कुछ बातें किताब में थोड़ी दोहराई गई हैं, और कभी-कभी साइंस को आसान बनाने की कोशिश में कुछ उदाहरण शायद थोड़े ज्यादा ही सिंपल लगें, ओवर सिंप्लीफाइड। लेकिन कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक बहुत ही वैल्यूएबल और एम्पावरिंग किताब मानती है। ऐसी किताब जो पढ़ने वाले को अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट करती है। तो जॉन मदीना के ब्रेन रूल्स के इन सब विचारों को समझने के बाद ये तो साफ है कि अपने दिमाग के काम करने के तरीके की थोड़ी सी समझ भी हमें बेहतर सीखने, काम करने और शायद थोड़ा बेहतर जीने में मदद कर सकती है। हाँ, निश्चित रूप से। और जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ जानने के लिए मजेदार फैक्ट्स नहीं है। ये ऐसे नियम हैं जिन्हें हम वाकई अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। थोड़ा ज्यादा व्यायाम, थोड़ी बेहतर नींद, सीखने के लिए स्पेस्ड रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर हर दिमाग सच में अलग है और असरदार तरीके से सीखने के लिए हमें नयापन, इमोशनल कनेक्शन और पर्सनल रेलेवेंस चाहिए, तो हमारे जो बड़े पैमाने पर सीखने के माहौल हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उन्हें असल में कैसा दिखना चाहिए? क्या हमारा मौजूदा मॉडल इन बेसिक ब्रेन रूल्स के साथ न्याय करता है? इस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है इस किताब का सबसे बड़ा सबक क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, बिल्कुल। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।